नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अब 77वां जो गणतंत्र दिवस है वो आने वाला है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है कि आखिर इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि हैं कौन। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और जो भी मुख्य अतिथि बनाया जाता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। ऐसे नहीं है कि किसी ऐसे ही मामले में किसी को भी बना लिया जाता है, ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होता है तो उसके पीछे एक बहुत सोची समझी कह सकते हैं कि रणनीति होती है और उसी के तहत इस बार भी क्या है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। तो देखते हैं कि कौन लोग हैं जिन्हें आमंत्रण ये मिला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है कि दो लोग हैं। पहले यूरोपियन जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो लुइस सेंटोसा दा कोस्टा और यूरोपियन जो कमीशन है उसकी प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन है। ये क्या होंगे, इन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित कर दिया गया है इस बार के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और ये आमंत्रण खासतौर पे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भेजा गया है। और ये कहा गया कि दोनों जो मुख्य अतिथि है ये 25 से 27 के बीच में भारत में रहेंगे। तो ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो जो भी यूरोपियन संघ है उनके दो सर्वोच्च संस्थागत जो प्रमुख हैं उनको इस बार आमंत्रित किया गया है और 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर ये होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है जैसे 16वां जो इंडिया यूरोपीय यूनियन जो समिट है उसका भी आयोजन होगा, उसमें भी ये भाग लेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर ये जो टॉपिक है क्या हमारे सिलेबस से भी जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जीएस का जो पेपर 2 है इसमें जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, द्विपक्षीय जो संबंध है उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। जीएस के पेपर 3 में व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत की बहुपक्षीय जो कूटनीति है, मल्टीलेटरल जो डिप्लोमेसी है, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू में भी बहुत सारे प्रश्न जो ग्लोबल साउथ है, इंडो पैसिफिक रीजन है, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है, उससे जुड़े हुए जो टॉपिक है वहाँ से ये जुड़ता है। अब दोनों मुख्य अतिथि की बात करेंगे कि आखिर ये है कौन। तो देखिए, ये नेता है एंटोनियो लुइस सेंटो दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन है। ये दोनों इस बार आमंत्रित हैं। इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो पहले जो व्यक्ति हैं एंटोनियो जो लुइस सेंटो दा कोस्टा, ये यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान में क्या है, ये अध्यक्ष हैं। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों के प्रमुख और सरकारों के नेतृत्व का समन्वय ये करते हैं और दीर्घकालिक रणनीतिक फैसलों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यही भारत के लिए क्या हो गया, ये महत्वपूर्ण बात हो गई, इनके जो अधिकार हैं। दूसरी जो व्यक्ति हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा के नेतृत्व करती हैं और नीति निर्माण के साथ व्यापार, डिजिटल और वातावरण जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ का संचालन यूरोपीय आयोग के तहत होता है। तो ये भी क्या हो गया, भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों जो व्यक्तित्व हैं, इनके जो अधिकार क्षेत्र है वो भारत के लिए सबसे अहम हो जाता है और इसी कारण से इनको भारत इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया है। अगर बात करें कि जो संकेत देखने को मिल रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है क्या वो बदली है, क्योंकि पहले एक देश एक अतिथि का जो कल्चर है वो भारत में देखने को मिलता था। गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस है, उसके अवसर पे भारत किसी भी एक देश के जो चीफ होते थे, उनके पीएम, प्रेसिडेंट या इस तरह के बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को क्या करता था, आमंत्रित करता था। अब क्या है कि एक संगठन और उस संगठन के दो शीर्ष जो नेता है उनको आमंत्रित किया गया। ये क्या है, भारत की बदलती हुई जो रणनीति है उसका एक संकेत है। भारत यूरोपीय यूनियन को एकीकृत जो रणनीतिक इकाई है वो मानकर चल रहा है और इसी कारण से इस बार इसके दो जो बड़े अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया है। भारत जो है वो इस कारण से भी इन्हें आमंत्रण दिया है क्योंकि यूएस, रसिया, यूरोपीय यूनियन, ग्लोबल साउथ के बीच में देखें तो एक संतुलित संबंध है और भारत लगातार क्या है कि अपने चाहे वो ट्रेड बकेट हो,
चाहे वो स्ट्रेटजिक बकेट हो, चाहे अपने जो संबंध है उसका विस्तार करना चाह रहा है और अपनी जो निर्भरता है वो दुनिया के जो पावरफुल देश हैं उन पर कम करना चाह रहा है, जैसे कि अमेरिका है। क्योंकि लंबे समय से देखें तो अमेरिका भारत के ऊपर बहुत सारे जो टैरिफ है, बहुत सारे जो दबाव है वो लगाते रहा है, जिस कारण से भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो इसका एक विकल्प जो हो सकता है, जो ऑप्शन हो सकता है, वो भारत लंबे समय से तलाश रहा है। तो इंडिया जो यूरोपीय यूनियन पार्टनरशिप है ये बनाना चाह रहा है और इससे एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है वो निर्मित करना चाह रहा है कि ठीक है, हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, किसी का इतना दबाव हम नहीं झेलेंगे कि ठीक है आप ये करो, आप वो करो। हम अपनी स्वायत्त एक रणनीति बनाएंगे, उस कूटनीति के आधार पर अपना विकास करेंगे। तो ये बात भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये पहली बार है कि यूरोपीय संघ के शीर्ष जो नेतृत्व हैं उनको एक साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? तो देखिए, इससे दो बातें देखने को मिल रही है कि ठीक है, इससे भारत और यूरोपीय यूनियन के जो रणनीतिक रिश्ते हैं, जो वैश्विक साझेदारी है, उसमें तो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुधार होने की बात कही जा रही है। और ये इसीलिए पहली बार इस तरह का जो उदाहरण है वो भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात देखें कि जो भी यात्रा हो रही है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिए, राजकीय यात्रा हो रही है और भारत और यूरोपीय जो यूनियन है इनके बीच में शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दौरान भारत यूरोपीय यूनियन के बीच में मौजूदा जो भी साझेदारी है उसको मजबूत करने की बात की जाएगी। व्यापक स्तर पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं होंगी। सबसे खास बात है कि भारत यूरोपीय यूनियन जो शिखर सम्मेलन है ये सबसे अहम है, क्योंकि 27 जनवरी 2026 को भारत और ईयू के बीच में जो 16वां इंडिया ईयू जो समिट है उसका आयोजन होगा। दोनों नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस सम्मेलन में खास तौर पे फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उस पर बड़ी कुछ घोषणा होने की बात कही जा रही है। इस कारण से देखें तो इनकी यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो भी राजनीतिक और कूटनीतिक जो इस यात्रा के महत्व निकाले जा रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दो शीर्ष जो नेतृत्व है यूरोपीय यूनियन का वो आमंत्रित है। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें जो यूरोप है उसको इंटीग्रेट और स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो बनाने की जो एक मान्यता है वो इस बार मिल सकती है। दूसरी तरफ देखिए, जो भी यूरोपीय यूनियन इंडिया ट्रेड जो रिलेशनशिप है वो आज से नहीं है। बड़े स्तर पर देखेंगे तो इसकी शुरुआत 2004 से होती है और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गई है, तो अब 2026 तक पहुँच चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी जो एक सोच है, एक जो साझेदारी है वो बढ़ी है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का कंक्लूजन देखते हैं। जैसे आर्थिक सहयोग के स्तर पर देखेंगे तो भारत और ईयू के बीच में जो FTA है उस पर जो बात है वो प्रगति पर है और बहुत संभावना है कि व्यापार, निवेश, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक जो बाजार है उसमें दोनों जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं भारत और यूरोपीय यूनियन है उनके बीच में एक महत्वपूर्ण साझेदारी इस बार होगी। और इससे एक वैश्विक जो संतुलन है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत और यूरोपीय जो यूनियन है इनकी साझेदारी से भारत की जो बहुपक्षीय कूटनीति है उसमें और मजबूती आएगी। कि भारत की अपनी सोच है कि हम किसी एक के साथ हमेशा ऐसा नहीं है कि हम उसी के साथ ट्रेड करेंगे, उसी के साथ हम कोई भी पार्टनरशिप करेंगे। हमारा क्या है कि एक सोच है कि हम अपना विकास करें, दूसरे का भी विकास करें, बाकी लोगों का भी विकास हो। और इसी सोच के साथ क्या है कि हम बहुपक्षीय जो कूटनीति है उससे अपने संबंध स्थापित करते हैं। ये कदम भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक, वैश्विक शासन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये न्यूज़ थी। अब इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। जो भी यूरोपीय संघ है उसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। यूरोपीय काउंसिल है, कमीशन है, बाकी पार्लियामेंट है, बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है उस पर आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, यूरोपीय जो काउंसिल है इसके सदस्य ईयू के सभी देशों के प्रधानमंत्री और जो उनके चीफ होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। भूमिका की बात करेंगे तो यूरोपीय यूनियन के दीर्घकालिक जो रणनीति है उसकी दिशा तय करना होता है। विदेश नीति, सुरक्षा, उसके विस्तार पर ये काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो एंटोनियो कोस्टा है ये ईयू की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। नीति समन्वयक माने जाते हैं, पॉलिसी के कोऑर्डिनेटर माने जाते हैं। और इसी कारण से चूँकि भारत में आए हैं तो ये कहा जा रहा है कि भारत के जो संबंध हैं वो अब ईयू के साथ बड़े स्तर पर बढ़ सकते हैं। जो भी यूरोपियन कमीशन है, ईयू की कार्यकारी जो शाखा है उसमें भूमिका जो इसकी होती है वो किसी भी कानून के प्रस्तावित करने को लेकर होती है। व्यापार हो, डिजिटल हो, जलवायु हो, प्रतिस्पर्धा नीति, वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये कानून को प्रस्तावित करती है। और जो कह सकते हैं आमंत्रित जो प्रेसिडेंट हैं वो ईयू की वास्तविक जो कार्यकारी है उस शक्ति के रूप में जानी जाती है। और इसी कारण से भारत कहीं न कहीं देखें तो ईयू के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाह रहा है।
जो भी भारत और यूरोपीय यूनियन समिट 2026 है, इसके प्रमुख जो इस बार के एजेंडे हैं उसमें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा और इसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंस तरीके से क्या किया जाएगा कि इस पर बात रखी जाएगी। सप्लाई चेन को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। क्लाइमेट और ग्रीन जो पार्टनरशिप है उस पर बात हो सकती है। इंडो पैसिफिक और मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उस पर विशेष तौर पे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि डिसीजन लिए जा सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन जो समिट है इसमें जो बातचीत है वो 2022 से शुरू हुई। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे टैरिफ कटौती को लेकर, डेटा की सुरक्षा को लेकर, कार्बन टैक्स को लेकर, कृषि से जुड़ी हुई या डेयरी से जुड़ी हुई, इन सभी मुद्दों पर लंबे समय से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में बातचीत चलती रही है। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत चाहता है कि इस स्तर को, इस डेटा को और बढ़ाया जाए। सप्लाई चेन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो एक तरह से चीन पर जो निर्भरता है भारत की, उस निर्भरता को भारत क्या करना चाहता है, वो कम करना चाहता है। क्लाइमेट और ग्रीन पार्टनरशिप के स्तर पर देखेंगे तो नेट जीरो जो एमिशन है 2070 का भारत का जो लक्ष्य है, या ग्रीन जो डील है वो यूरोपीय यूनियन के साथ भारत स्थापित करना चाह रहा है। और इस कारण से 3 ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, क्लाइमेट फिनेंस है और कार्बन जो मार्केट है, इस पर भारत क्या चाहता है, यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत जो संबंध है वो स्थापित करना चाह रहा है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक और मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, यूरोपीय यूनियन की इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके तहत भारत सागर जो डॉक्ट्रिन है, क्वाड है, उस पर अपनी जो भूमिका है वो मजबूत तो चाहता है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे फ्री ओपन सी जो लेंस है, नियम आधारित जो व्यवस्था है, उससे जो जुड़ी हुई चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए भारत यूरोपीय यूनियन के साथ अपने जो संबंध है उसको मजबूत करना चाह रहा है। भारत और इसके बीच में जो भी संबंध डेवलप हुए उनको आप देख सकते हैं कि 1962 से देखें तो धीरे धीरे ये संबंध विकसित होना शुरू हुए और आज कहाँ पहुँच गए, 2026 में पहुँच गए। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के एंगल से ये यात्रा की बात करेंगे तो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद देखेंगे तो भारत क्या कर रहा था कि बड़ी मात्रा में जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो रूस से प्राप्त कर रहा था, लेकिन पश्चिम देश और कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, मूल रूप से अमेरिका की तरफ से बहुत सारे आर्थिक जो प्रतिबंध हैं वो भारत के ऊपर लगाए गए कि आपको रूस से कोई भी क्या करना है, कोई भी ऊर्जा जो ट्रेड है वो नहीं करना है। और इसके संदर्भ में पहले 25% की टैरिफ, फिर 50%, फिर ये कह दिया गया कि हम 500% तक का टैरिफ भारत के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस कारण से चूँकि ऊर्जा जो सुरक्षा है भारत के सामने एक बड़ा मुद्दा है, तेज़ी से विकास कर रहा देश है और इस कारण से ऊर्जा ज़रूरतें हैं और भारत की लगभग 80 से 85% जो ऊर्जा है वो आयात पर निर्भर है और इस कारण से भारत को अपना जो ट्रेड बकेट है वो बढ़ाना होगा और ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ है और इसी कारण से भारत यूरोपीय यूनियन के साथ एक अपना जो कह सकते हैं कि मजबूत जो एक साझेदारी है उसको स्थापित करना चाह रहा है और अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाह रहा है, ताकि अगर कोई आने वाले समय में उसके ऊपर प्रतिबंध लगे तो रूस या जो भी खाड़ी के देश हैं उनका विकल्प हमेशा उसके पास बना रहे। लेकिन इन सब बातों के अलावा देखेंगे जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमने देखी, उसके अलावा कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर इस यात्रा का या भारत के इस पहल का आलोचना किया जा रहा है। जैसे यूं का मानवाधिकार जो दबाव है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, लेबर स्टैंडर्ड हमेशा भारत के संदर्भ में इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भारत को हतोत्साहित करते हैं। एफटीए में जो असंतुलन देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय एमएसएमईज पर जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो भी स्ट्रेटेजिक जो एक प्रभाव है, क्योंकि अभी भी नाटो और यूएस से जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे माने कि उससे बाहर होकर ट्रांसपेरेंट और खुले तौर पे भारत के साथ यूँ क्या कर सकता है कि साझेदारी कर सकता है, चाहे वो सामरिक हो, ट्रेड हो, रणनीतिक हो या वैश्विक किसी भी क्षेत्र की साझेदारी हो। तो ये एक बड़ा चिंता है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम देखें तो एफटीए में फेज वाइज लिबरलाइजेशन करता है भारत और यूरोपीय यूनियन, तो एक बड़ा कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट फिनेंस में यू से ठोस प्रतिबद्धता भारत को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है भारत के लिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ज्वाइंट जो नबल एक्सरसाइज है वो किया जा सकता है। तो ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर अगर भारत को यूरोपीय यूनियन का सपोर्ट मिलता है तो भारत के लिए बड़ी बात हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी इस बार के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 बड़े यू के जो अधिकारी हैं उनको जो आमंत्रित किया गया है, ये
कहीं ना कहीं भारत की उस विदेश नीति को दर्शाता है कि बहुध्रुवी जो विश्व व्यवस्था है उसका जो हमेशा कह सकते हैं कि पक्षधर भारत रहा है, उसको ये संकेत के तौर पे देखा जा सकता है। रणनीतिक जो स्वायत्तता है उसके स्तर पे देखा जा सकता है। वैश्विक जो साझेदारी है उसके साथ साधने का जो प्रयास है भारत का, उस रूप में देखा जा सकता है। तो भारत का ये जो कदम है, भारत यूरोपीय यूनियन के संबंधों को सांकेतिक और रणनीतिक जो साझेदारी है उस रूप में देख सकते हैं। तो ये पूरा मसला था जिस पर हमने बात की। इसी पर एक प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय काउंसिल का जो मुख्य कार्य है आखिर वो क्या है? विकल्प है यूरोपीय यूनियन कानून लागू करना, यूरोपीय यूनियन की दीर्घकालिक जो रणनीति है उस दिशा में काम करना, यूरोपीय यूनियन का बजट पारित करना, या न्यायिक मामलों का जो भी निपटारा है उसको करना। इस पर बहुत सारे मेंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के चयन को भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय जो रणनीतिक साझेदारी है उसके संदर्भ में विवेचित करिए। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन जो भी संबंध है उसमें मुक्त व्यापार जो समझौता है उसका आखिर महत्व क्या है, निहितार्थ क्या है, और भारत की आर्थिक नीति में किस तरह से ये प्रभाव डाल सकता है। भारतीय बहुपक्षीय कूटनीति और यूरोपीय संघ पर भारत की जो डिप्लोमेटिक जो प्राथमिकता है वो क्या हो सकती है, उस पर भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्हें आमंत्रित किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं भारत को, और कौन सी चुनौतियां हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।